हेलो गाइस, आई एम रोशन झा। यू ऑल वेलकम्स टू रोशन एडू। आज मैं अपना पहला वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सी ए फाइनल एफ आर का पहला टॉपिक इंड एस वन है, उस पर मैं बनाने जा रहा हूँ। तो इंड एस वन का हमारा नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि हम अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे प्रेजेंट करेंगे, क्या तरीका है उसका प्रेजेंट करने का, ये गाइड हमको इंड एस वन करेगा। अब हम ये देखते हैं कि इंड एस वन में हमें कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है। पहला हो गया इसका स्कोप, जिसमें हमको ये देखना है कि ये किस किस चीज़ पे एप्लीकेबल है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे ये एप्लीकेबल नहीं है। तो ये हमारा सेपरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट पे एप्लीकेबल होता है और कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट पे भी एप्लीकेबल होता है। लेकिन ये जिस चीज़ पे एप्लीकेबल नहीं होता है वो है हमारा इंटरिम फिनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे कि हम क्वार्टरली बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं, तो इस पे जो है ये हमारा एप्लीकेबल नहीं होता है। अब हमारा दूसरा टॉपिक है इसमें कंप्लीट सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके टोटल कुल 7 टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं। पहला हो गया इसका बैलेंस शीट, दूसरा हो गया P&L, तीसरा हो गया स्टेटमेंट्स ऑफ चेंज इन इक्विटी, चौथा हो गया नोट्स, पांचवा हो गया कैश फ्लो एंड छठा हो गया कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन एंड सातवां हो गया ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ये हर केस में नहीं बनाया जाता है। जब हम कोई भी इफेक्ट्स रेट्रोस्पेक्टिवली डालते हैं उस केस में हमको ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर बनानी होती है। अब जो है हम बैलेंस शीट में कुछ सब टॉपिक्स है, जैसे कि करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, ब्रीच ऑफ लॉन्ग टर्म लोन अरेंजमेंट। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ये 5 मार्क्स के आ सकते हैं इसमें से। तो हम करंट एसेट्स में सबसे पहले ये देखते हैं कि करंट एसेट्स हम किसको बोलते हैं। तो इसके लिए हमें करंट एसेट्स के लिए हम ये देखते हैं कि करंट एसेट्स जो है किसको बोलेंगे हम। ठीक है, इनके टोटल है 4 कंडीशन। इसमें से कोई भी एक अगर मीट कर जाए तो हमारा जो है वो एसेट्स जो है वो करंट एसेट्स हो जाएगा। सबसे पहला हो गया इसका, सबसे पहला कंडीशन इसका एक्सपेक्टेड to realized within normal operating cycle। पहले मैं पॉइंट लिख लेता हूँ, इसके बाद मैं बारी बारी से एक्सप्लेन करूँगा। तो गाइस, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि करंट एसेट्स जो है हमारा, अगर इन चारों में से अगर एक भी कंडीशन अगर हमारा सेटिस्फाई हो जाता है तो वो जो है हमारा करंट एसेट्स बन जाएगा। सबसे पहला है इसका एक्सपेक्टेड टू रियलाइज विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है। तो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल मतलब ये होता है कि गुड्स को परचेज करने से लेके उसको मैन्युफैक्चरिंग करने, सेल करने, उसके बाद डेटर से कलेक्शंस में जितना भी टाइम लगता है वो जो है हमारा नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल हो जाता है। तो ये बोलता है वो अब 6 महीने के भी हो सकते हैं, 1 साल हो सकते हैं, 2 साल के भी हो सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ये है हमारा कंसर्न की वो रियलाइज़ हो जाना चाहिए हमारा नॉर्मल जो है नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल्स में, तो वो करंट एसेट्स हो जाएगा। उसके बाद दूसरा कंडीशन हमारा हो जाता है एक्सपेक्टेड टू रियलाइज विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। रिपोर्टिंग पीरियड को हम बैलेंस शीट डेट भी बोलते हैं। मतलब बैलेंस शीट डेट से लेके हमारा विद इन 12 मंथ्स अगर यदि वो हमारे अमाउंट्स अगर रियलाइज रिसीव अगर हो जाता है तो वो भी हमारा करंट एसेट्स हो जाएगा। उसके बाद तीसरा है हमारा हेल्ड फॉर ट्रेडिंग्स। मतलब कोई भी ऐसी आइटम्स हैं जिसको हम बेचने के लिए रखें अपने बिजनेस में, जो हमारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसका सेल करना ही हमारा पर्पस है। जैसे कि हमारा इन्वेंट्री हो गया, शेयर्स, डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होते हैं इसके, ये भी हमारे जो है ट्रेडिंग में कंसर्न होते हैं। उसके बाद चौथा हो गया हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें कैश, बैंक, उसके बाद एफडी भी आ जाती है जो लेस देन 3 मंथ्स मार्केटेबल होता है, ये भी आ जाती है हमारी इसमें। अब उसके बाद हो गया नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में ज़्यादा कुछ है नहीं, जो हमारा करंट एसेट्स नहीं है वो हमारा नॉन करंट एसेट्स हो जाएगा। जो हमारा करंट एसेट्स नहीं है वो हमारा नॉन करंट एसेट्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक टॉपिक है करंट लायबिलिटी का। इसमें भी जो है टोटल 4 कंडीशन है।
कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। तो इसका पहला कंडीशन हो गया इसका। एक्सपेंस है टू बी सेटल विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। करंट एसेट्स में हम ये दिए थे करंट एसेट्स में हमने ये दिया था एक्सपेक्टेड टू रियलाइज विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। यहाँ पे एक्सपेक्टेड टू सेटल विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। दूसरा हुआ ड्यू टू बी सेटल विद इन 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। वो ड्यू जिसकी उम्मीदें हैं कि वो बैलेंस शीट डेट के बैलेंस शीट डेट के बाद विद इन 12 months वो सेटल हो जाएगा, वो भी हमारी करंट लायबिलिटी हो जाएगी। तीसरा हेल्प फॉर ट्रेडिंग्स। अब हेल्प फॉर ट्रेडिंग आप लोग बोलोगे इसमें कैसी आती है, वो तो हमारा स्टॉक हो जाता है, वो हमारा करंट एसेट्स में, लेकिन ऐसा नहीं है। डेरिवेटिव्स जो है ना वो हमारी लायबिलिटी भी बन जाती हैं। जैसे कि सट्टे में अगर हमारा, जैसे कि गैम्बलिंग होता है ना, हम हारने वाले होते हैं। गैम्बलिंग में जब हम हारने वाले होते हैं तो ये हमारे लिए लायबिलिटी बन जाती है। तो हेल्प फॉर ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स को हम करंट लायबिलिटी बोलेंगे। इसके बाद चौथा पॉइंट हो गया हमारा if company doesn't have unconditional right to defer the settlement for at least 12 months from the end of reporting period। इसमें कंपनी डजेंट हैव कंडीशनल राइट टू डेफर द सेटलमेंट। डेफर मतलब होता है कि पोस्टपोन, मतलब कंपनी के पास ये राइट नहीं है कि वो किसी भी लोन्स को पोस्टपोन कर सकता है। कि जैसे अब ड्यू डेट हो गया, जैसे कि हमने यहाँ पे जो है बैंक से लोन लिया 1/4/21 को, ठीक है। अब ये पता है हमको कि ये विद इन 12 months ड्यू है, तो ये इसको हम करंट लायबिलिटी मान के चलेंगे, विद इन 12 months मान के चलेंगे। लेकिन बैंक जो है इसको अनकंडीशनल राइट दे दिया है कि वो चाहे तो इस लोन को 3 ईयर के बाद भी पे कर सकता है। तो टेक्निकली ये देखा जाए तो कंपनी तो ये ऑप्शन अवेल ही कर लेगा ना, तो उसको तो फिर हम नॉन करंट ही मान के चलेंगे। इसलिए हम करंट लायबिलिटी में उसी को लेते हैं जिसमें जो है कंपनी के पास राइट ना हो कि वो, मतलब वो कंपेल हो कि उसको जो है अपना लोन जो है पे ऑफ करना ही करना है विद इन 12 months, तो उसी को हम इसमें कंसिडर करेंगे। तो ये हमारा करंट लायबिलिटी हो गया। अब हम आएंगे नॉन करंट लायबिलिटी के पास।
नॉन करंट लायबिलिटी में भी सेम, नॉन करंट एसेट्स जैसा कुछ है नहीं। जो हमारा एसेट्स जो है, जो हमारा लायबिलिटी करंट लायबिलिटी नहीं है, वो जो है हमारा नॉन करंट लायबिलिटी हो जाएगा। और इस लायबिलिटी विच इज़ नॉट अ करंट, इट विल कंसिडर अ नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट्स था हमारा, जैसे इसमें से देखो, जैसे बैलेंस शीट में हमारा करंट एसेट्स हम पढ़ लिए, नॉन करंट एसेट्स पढ़ लिए, करंट लायबिलिटी हो गया हमारा, नॉन करंट लायबिलिटी हो गया। इसमें एक बची है ब्रीच ऑफ लॉन्ग टर्म लोन अरेंजमेंट। इसको मैं आपको एग्जांपल के द्वारा समझा रहा हूँ मैं। इसमें जो है, जैसे एक्स लिमिटेड जो है एक्सिस बैंक से 100 करोड़ की लोन ली, ठीक है। लेकिन बैंक ने कंडीशन ये रखा कि प्रमोटर भी 50 करोड़ का कंट्रीब्यूशन 28 फरवरी 2023 तक लाएगा। तो हम डायग्राम बनाते हैं। एक्स लिमिटेड से ये 100 करोड़ का लोन कितने तारीख को लिया, यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि 1/4/22 को, ठीक है। सॉरी 1/4/22 नहीं, इसको हम 21 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा 1/4/21। यहाँ पे हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31 मार्च 2022 एंड यहाँ पे दूसरा हो रहा है 31 मार्च 2023। बैंक ये बीच में यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ तक जो है प्रमोटर कंट्रीब्यूशन 50 करोड़ लाएगा इफ़ they not able to bring then loan will become immediate payable। अब 1/4/21 को इसने लोन ले लिया 100 करोड़ का, ध्यान से देखिए आप, एक लोन ले लिया। अब ये देखो कि उसने कंडीशन कब तक डाली है। यहाँ पे मान लेते हैं कि लोन जो 100 करोड़ की, ये 5 ईयर्स के लिए इसने, ये हमारी लॉन्ग टर्म लोन हो गई, 5 ईयर्स के लिए लिया है। उसमें हमारे कंडीशन बैंक ने ये दे दिया है कि आपको 28 फरवरी 2023 तक जो है आपको प्रमोटर को ही 50 करोड़ का कंट्रीब्यूशन लाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ तक तो चलो कंपनी ठीक है, इसको नॉन करेंट मान के चलेगी, नॉन करंट लायबिलिटी, यहाँ पे भी नॉन करंट लायबिलिटी मान के चलेगी। लेकिन सपोज 28 फरवरी 2023 तक अगर प्रमोटर लोन नहीं ले पाया, तो वो बैंक बोल रहा है कि वो लोन जो है इमीडिएट पेबल हो जाएगा, फिर आपको तुरंत चुकाना पड़ेगा। तो हम ये डेट तक जो है, जब तक कि डिफ़ॉल्ट नहीं होता तब तक हम इसको नॉन करंट मान के चलेंगे, और जैसे ही ये डिफ़ॉल्ट होगा तो इसको हम करंट मान लेंगे। सपोज़ कि 28 फरवरी 2023 तक ये प्रमोटर जो है अपना कंट्रीब्यूशन नहीं ला पा रहा है, तो फिर 28 फरवरी के बाद जो है ये जो है वो करंट बन जाएगा, फिर इसको हम करंट लायबिलिटी मान के चलेंगे, ठीक है। ये तो हो गया एग्जाम्पल 1। अब इसी में दूसरा है एग्जाम्पल 2।
1/4/21 को लोन लिया 100 करोड़, ठीक है। उसके बाद फॉर 5 ईयर, तो ये तो हमारा नॉन करेंट बन गया। बाईस 28 फरवरी 2023। यहाँ पे जो प्रमोटर अगर अपना कंट्रीब्यूशन नहीं ला पाएगा 50 करोड़ का, तो लोन इमीडिएट पेबल हो गया। तो यहाँ तो चलो हम नॉन करेंट मान के चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या हो गया, कंपनी को लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं जो है ये जो हमारा ड्यू डेट दिया गया है अपना कंट्रीब्यूशन लाने का प्रमोटर की, मैं नहीं ला पाऊँगा। तो उस केस में कंपनी क्या करता है, वो ये डेट से पहले ही वो चला जाता है बैंक के पास और उसे मना लेता है कि आप मुझे थोड़ा ग्रेस पीरियड दे दें। मान के चलो कि वो 31 अप्रैल में चला जाता है बैंक के पास, और बैंक जो है उसके जो है बढ़ा भी देती है टाइम लिमिट। तो फिर उस केस में हमारा जो है लोन जो है नॉन करेंट ही लेगा। 28 फरवरी के बाद भी जो है लोन नॉन करेंट ही रहेगा। मतलब लोन विन, इसको हम ये बोल सकते हैं, लोन विल मेंटेन ओरिजिनल क्लासिफिकेशन। ब्रीच ऑफ लॉन्ग टर्म रॉन्ग अरेंजमेंट का ही एग्जाम्पल नंबर 3 है। एक 4/21 को लोन लिया 100 करोड़ 5 ईयर। पहले वाले एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारा प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन का डेट है 28 फरवरी। और इसमें क्या हुआ ना कि कंपनी जो है ये ड्यू डेट तक जो है लोन नहीं ले, मतलब वो अपना कंट्रीब्यूशन नहीं ला पा रही है। तो ठीक है, यहाँ तक तो हमारा नॉन करेंट ही रहेगा, यहाँ पे भी हमारा नॉन करेंट ही लेगा 28 फरवरी तक। जैसे ही ये डिफ़ॉल्ट करता है, मतलब नहीं ला पाता है अपना कंट्रीब्यूशन, तो करंट बन जाएगा। अब इस केस में क्या होता है कि कंपनी जो है ये डिफ़ॉल्ट होने के बाद बैंक के पास जाती है और उसको ग्रेस पीरियड मिलता है। मतलब 28 फरवरी को के बाद ये जाती है बैंक के पास, और 28 फरवरी के बाद जाती है और उसके बाद जो है इसको ग्रेस पीरियड मिलता है। अब इसमें ये चेक करना है हमको करंट और नॉन करंट क्लासीफाई करने के लिए कि हमें 2 कंडीशन देखना पड़ेगा कि ग्रेस पीरियड है कितने दिन का। अगर ग्रेस पीरियड लेस देन 12 मंथ्स का है तो फिर ये लोन करंट हो जाएगा। तो ग्रेस पीरियड जो है इक्वल टू ग्रेटर देन 12 मंथ है, तो फिर जो है ये नॉन करंट हो जाएगा।